तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा एक क्लास 11th का एक यूनिट है और उस यूनिट को हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जानने से पहले हम ये समझे कि फिजियोलॉजी क्या होती है और कैसे ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो फिजियोलॉजी जनरली, अगर हम उन लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो हमें अलाइव रखने के लिए, जो हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, तो उन लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करें, सो स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस रनिंग एट देयर नॉर्मल रेट। अगर हमारे लाइफ प्रोसेसेस नॉर्मल रेट पर रन कर रहे हैं और हम उन लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ये ऐसे रिलेटेड है कि फिजियोलॉजी में कोई डिजीज्ड कंडीशन नहीं आती या कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती। जब तक चीज़ें नॉर्मल हैं तभी तक वो फिजियोलॉजी है। अगर कोई कंडीशन एबनॉर्मल हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, तो उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो स्टडी ऑफ एबनॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस इज नोन एज पैथोलॉजी एंड स्टडी ऑफ नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस इज नोन एज फिजियोलॉजी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इस बात को ध्यान में रखना। अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में रन करते हैं, जिन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इस फिजियोलॉजी में हमारे 7 ऐसे चैप्टर हैं जो हमारी यूनिट में दिए हुए हैं, क्लास 11th की लास्ट यूनिट में, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिन्हें हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, एक्सक्रीशन एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये 7 चैप्टर्स हैं जिसमें हम एक पढ़ चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो अभी हम इसका स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला आज का टॉपिक है, या बोला जाए पहला इस फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, फिजियोलॉजी में आपको एक बात बता दूं कि लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमें अलाइव रखने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए उनका कोई रोल नहीं होता। इसलिए भले ही वो सिस्टम बॉडी में पाया जाता है, लेकिन वो लाइफ प्रोसेसेस में नहीं आते, और इसीलिए इस यूनिट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। और हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी के बाहर से कोई सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं और वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कराता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और डिफाइन इसको कैसे करेंगे, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टेकन इनसाइड विच आफ्टर सम टाइम बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोटोप्लाज्म। जब भी बॉडी के बाहर का सब्सटेंस बॉडी के अंदर लिया जाए, जो बॉडी में अंदर जाके हमारे प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाए, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो सब्सटेंस बॉडी में जाता है उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं या फूड कहते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें अपने फूड की, तो हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट आते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। तीनों की बॉडी में अलग अलग ज़रूरत होती है। फैट जो है एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन भी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो फूड के हमारे मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इनके अलावा
कुछ लिटिल अमाउंट में हमें विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन आवर फूड इन लिटिल अमाउंट. ज़्यादा अमाउंट में इनकी ज़रूरत नहीं होती. ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो अलग अलग तरह की एबनॉर्मलिटी बॉडी में डेवलप होने लगती है अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल से. और डाइजेशन को अगर हम समझें तो ये न्यूट्रिशन का एक स्टेप है. और हमारी बॉडी में डाइजेशन को जो सिस्टम कैरी करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. और डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स. यानी कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल भी बना हुआ है और एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड भी पाई जाती हैं और ये दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है और इसके अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं और इन्हीं के थ्रू फूड पास होता है. सो माउथ जो है ये ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का. उसके बाद पाई जाती है ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के बाद पीछे जाते हुए फेरिंग्स, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है. ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक और स्टमक से जब फूड आगे बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट पाए जाते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम. ठीक है, ये तीन पार्ट हमें मिलते हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के. जेजुनम यानी स्टार्टिंग पहला पार्ट डुओडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम. इलियम जहाँ एंड होता है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है. लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम. ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं. ठीक है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं पाया जाता. तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है. तो ये हमारा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन पार्ट है उसके भी तीन पार्ट हमें मिलते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन. जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग कोलोन, जो ट्रांसवर्सली जा रहा है ये पार्ट डिसेंडिंग कोलोन, और जो नीचे आ रहा है ये जो ट्रांसवर्स जा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन और जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग कोलोन. और डिसेंडिंग कोलोन के बाद हमें मिलता है रेक्टम, और रेक्टम की जो ओपनिंग है पोस्टीरियर ओपनिंग उसे हम एनस कहते हैं. तो ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है. और इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स में अगर हम बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड जो कि सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये दोनों भी सलाइवरी ग्लैंड है. याद रहे कि दोनों अलग अलग ग्लैंड हैं. ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड को ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है. सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं किसे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड को. तो इसलिए ये याद रखना कि 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती हैं.
और माइनर ग्लैंड दो तरह की होती हैं, लिंगुअल और पैलेटल, लिंगुअल एंड पैलेटल। लिंगुअल जो है हमारे टंग पे पाई जाती है और पैलेटल हमारे पैलेट यानी रूफ ऑफ माउथ पे पाई जाती है, रूफ ऑफ माउथ या रूफ ऑफ ओरल कैविटी, रूफ ऑफ ओरल कैविटी पर पाई जाती है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जो एक तरह की एसोसिएटिव ग्लैंड है। तो एसोसिएटिव ग्लैंड में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले मिलती है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा हमें मिलता है लिवर और हमें मिलता है पैंक्रियाज, और साथ ही हमें स्टमक की म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में हमें मिलती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। याद रहे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये बहुत छोटी ग्लैंड्स होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो सलाइवरी ग्लैंड मेजर हो गई पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल या लिवर और पैंक्रियाज, ये मेजर ग्लैंड होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट होती हैं और इन ग्लैंड से ट्यूब आती हैं और ये ट्यूब्स जो हैं वो खुलती हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। उन ट्यूब्स को हम डक्ट कहते हैं। तो इन ग्लैंड्स की सबकी अलग अलग डक्ट पाई जाती है और ये अलग अलग डक्ट अलग अलग पार्ट में खुलती हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर था ये बता रहा है कि भाई हमारा एलिमेंट्री कैनाल जिसके दो कंपोनेंट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। आगे पहला हम इसका कंपोनेंट देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर इसको समझने की कोशिश करें, सो इट बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग जिसे हम माउथ कहते हैं, और पोस्टीरियर जो इसकी ओपनिंग पाई जाती है उसे हम एनस कहते हैं। तो माउथ से लेके एनस तक का जो स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ में अगर हम जाएं तो माउथ के या बकल कैविटी के कई कंपोनेंट हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपोनेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो टीथ और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो टंग है। तो पहले आ जाते हैं हम टीथ के बारे में। तो टीथ के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन टीथ के 3 कैरेक्टर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से 3 कैरेक्टर? पहला कैरेक्टर है थीकोडोंट। पहला कैरेक्टर है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब कि हमारा जो जॉ बोन है, जॉ बोन, उसमें पाए जाते हैं सॉकेट और उन्हीं सॉकेट्स में ये टीथ अटैच होते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि टीथ आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू जॉ, जॉ से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। ये टीथ जो है सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं और इनको जॉ से अटैच रखने के लिए लिगामेंट पाए जाते हैं। लिगामेंट याद रखना, लिगामेंट आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ टीथ टू जॉ बोन, और इसीलिए टीथ सॉकेट में पाए जाते हैं और सॉकेट में पाए जाने वाले फिनोमेना को कहा जाता है थीकोडोंट। सो टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट। और इसका पता ऐसे चलता है कि कभी अगर हमारे दांत निकलते हैं, जब शेड होते हैं, गिरते हैं, तो हमें वहां पर एक कैविटी फील होती है और वो कैविटी ही सॉकेट होती है। और इसका बेनिफिट ये है कि जब भी दांत टूटेंगे तो जबड़ा नहीं टूटेगा। अदरवाइज कोई भी ये चोट लगती तो दांत टूटते, तो अगर जॉ अटैच रहता तो जॉ भी टूट जाता, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह होते। तो पहला फिनोमेना जो है कैरेक्टर हमारे टीथ का वो है थीकोडोंट, और थीकोडोंट का मतलब कि टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट। दूसरा जो है फिनोमेना जिसे हम कह रहे हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट क्या है?
टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ का मतलब समझे कि टीथ के शेप अलग अलग तरह के होते हैं और जैसा जिसका शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन पाया जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ टीथ में शेप के बेस पर, ये जो डिफरेंस है ये किस बेस पर है? शेप। तो शेप की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इंसीजर्स हमें मिलते हैं। अच्छा, टीथ में जो पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम क्राउन कहते हैं और जो पार्ट जॉ बोन के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं। तो इंसीजर्स को हम जब देखेंगे तो ये फ्रंट के टीथ होते हैं, दे आर फ्रंट टीथ, फ्रंट के दांत होते हैं और इनका फंक्शन होता है कटिंग। ठीक है, कटिंग एंड बाइटिंग, ये फंक्शन हमें इनका मिलता है, किसका? इंसीजर्स का। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस में इंसीजर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट पाए जाते हैं और प्रोमिनेंट इंसीजर्स का पाया जाना हर्बीवोरस कैरेक्टर है। तो अगर किसी टीथ का, किसी एनिमल का हमें स्केलेटन मिले तो हम उसके टीथ को देखकर ही बता सकते हैं कि वो हर्बीवोरस नेचर का था या कार्निवोरस नेचर का था। तो ये हो गया इंसीजर्स के बारे में जो हर्बीवोरस नेचर को शो करता है। हर्बीवोर्स में ज्यादा बड़े इंसीजर्स पाए जाते हैं। दूसरा आता है कैनाइन। कैनाइन आर पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड टीथ होते हैं और जो इनमें पॉइंट होते हैं उन्हें कहा जाता है कस्प। और पॉइंटेड होने की वजह से ये फ्लैश का टीयरिंग ऑफ फ्लैश या फूड कर सकते हैं, जिससे ये कार्निवोरस एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप पाए जाते हैं और डेवलप्ड कैनाइंस का पाया जाना कार्निवोरस कैरेक्टर है। ठीक है, तो इनका फंक्शन हो गया टीयरिंग ऑफ फ्लैश। इनके पीछे की तरफ पाए जाते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर मेन टीथ होते हैं जो च्यूइंग का काम करते हैं। फूड को चबाने का जो मेन काम है, फूड के मेस्टिकेशन का, च्यूइंग का जो मेन फंक्शन है, वो मेनली किसकी वजह से होता है? प्रीमोलर की वजह से। और इनके पीछे पाए जाते हैं मोलर। मोलर का भी फंक्शन होता है च्यूइंग। ये सबसे बड़े टीथ होते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर दोनों का ही फंक्शन होता है च्यूइंग, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो प्रीमोलर काम करते हैं, क्योंकि मोलर जो है वो पीछे की तरफ पाए जाते हैं और फूड का ज्यादातर पार्ट मोलर तक पहुंचता ही नहीं है। और जो सबसे पीछे का मोलर होता है, थर्ड मोलर जो यहाँ 8वें नंबर पे लिखा हुआ है, ये थर्ड मोलर भी वेस्टिजियल होता है। ठीक है, थर्ड मोलर क्या होता है? वेस्टिजियल। ये भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और इसे विजडम टूथ कहा जाता है। विजडम टूथ या अकल की दाढ़ वेस्टिजियल होता है, विजडम टूथ कहते हैं। याद रखना इस पॉइंट को। तो इंसीजर, ह्यूमन अगर डेंटिशन की बात करें, इंसीजर भी प्रेजेंट है, कैनाइन भी प्रेजेंट है, प्रीमोलर भी प्रेजेंट है, मोलर भी प्रेजेंट है। तो बाई टीथ, बाई नेचर ऑफ टीथ, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस, क्योंकि इनमें हर्बीवोरस वाले कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और कार्निवोरस वाले कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो एक हो गया पहला थीकोडॉन्ट, दूसरा हो गया हेट्रोडॉन्ट और तीसरा जो कैरेक्टर है ह्यूमन टीथ का, जिसे हम कह रहे हैं डिफियोडॉन्ट। डिफियोडॉन्ट क्या होता है? जिन ऑर्गेनिजम्स में पूरे लाइफ में 2 बार दांत उगते हैं, जिनमें 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, उन्हें डिफियोडॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक हमारी बॉडी में मिल्क टीथ पाए जाते हैं, सबसे पहले दूध के दांत, और जब ये मिल्क टीथ शेड होते हैं तो इन्हें
इनकी जगह पे परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं। ठीक है, तो पहले मिल्क टीथ डेवलप होंगे और उसके बाद परमानेंट। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट, और सॉकेट में पाए जाते हैं, और इस फिनोमिना को थीकोडोंट कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जिसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ पूरे लाइफ में उगते हैं और इसीलिए इन्हें डिफ्यूडोंट कहा जाता है। और एडल्ट ह्यूमन में अगर हम बात करें यानी परमानेंट टीथ में, तो 32 टीथ पाए जाते हैं, जो 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इनका डेंटल फॉर्मूला, ये आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि डेंटल फॉर्मूला क्या है। देखिए, किसी भी स्पीशीज में, कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज होगा, तो उसमें टीथ का नंबर जो है कांस्टेंट होता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ एवरी स्पीशीज हैज कांस्टेंट नंबर ऑफ टीथ। हाँ, ये भी हो सकता है कि अलग अलग स्पीशीज में एक नंबर हो सकता है टीथ का, मैचिंग नंबर, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं। तो वो जो कांस्टेंट नंबर ऑफ टीथ है उसको सेट करने का जो फॉर्मूला है उसी को डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। कैसे कहते हैं जरा देखें। तो जब भी हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम एक साइड का डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, आइदर ऑफ लेफ्ट साइड और ऑफ राइट साइड, या तो लेफ्ट का लिखेंगे या राइट का लिखेंगे। और सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं। लाइन जो है इसके ऊपर अपर जॉ रिप्रेजेंट करता है और इसके नीचे लोअर जॉ रिप्रेजेंट करता है। और सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंसीजर, फिर नंबर ऑफ कैनाइन, फिर नंबर ऑफ प्रीमोलर और फिर नंबर ऑफ मोलर अपर जॉ में। यही लोअर जॉ में नंबर ऑफ इंसीजर, नंबर ऑफ कैनाइन, नंबर ऑफ प्रीमोलर एंड नंबर ऑफ मोलर लोअर जॉ में। इंटू 2 कर देंगे, हमने बोला था एक साइड का टीथ नोट करते हैं, तो इंटू 2 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ टीथ। और अगर मिल्क टीथ की बात करें, यहाँ पे देखना ध्यान से, मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो इनका जो फॉर्मूला मिलता है हमें वो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 बराबर 20। तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर अपर जॉ में एक साइड, फिर 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर लोअर जॉ में एक साइड। इंटू 2 कर देंगे तो दोनों साइड इज इक्वल टू 20। ये हो गया मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ में क्या है? तो 2123 अपॉन 2123। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि भाई मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं पाए जाते जो कि परमानेंट टीथ में होते हैं, और मिल्क टीथ में थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है यानी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, यहाँ पर 3 लिखा है यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोलर। तो मिल्क टीथ में प्रीमोलर भी नहीं पाए जाते और थर्ड मोलर भी नहीं पाए जाते। तो प्रीमोलर कितने हो गए? 8 प्रीमोलर हो गए। और थर्ड मोलर कितने हो गए? 4। तो टोटल 12 हो गए। तो यानी 12 इतने टीथ हैं जो मिल्क टीथ में या प्राइमरी डेंटिशन में नहीं पाए जाते, यानी ये लाइफ में एक बार ही उगते हैं। तो प्रीमोलर और थर्ड मोलर को मोनोफियोडोंट कहा जाता है। मोनोफियोडोंट, क्योंकि ये लाइफ में एक बार ही उगते हैं। और बाकी जो बचे हुए 20 टीथ हैं इनको डिफियोडोंट कहा जाता है एक्चुअली। तो 12 ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ में केवल एक बार उगते हैं, और 20 ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ में 2 बार उगते हैं। ये पॉइंट को याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सो मोलर प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर, ठीक है, प्रीमोलर हो गए और थर्ड मोलर, ये मोनोफियोडोंट होते हैं और बाकी सभी डिफियोडोंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में अगला जो स्ट्रक्चर ईसोफेगस और ट्रैकिया और फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो माउथ या ओरल कैविटी के पीछे एक और छोटी कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है इट इज जस्ट ओनली ए पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, फूड एंड वाटर। ये पैसेज होता है जिससे एयर, फूड और वाटर ये ट्रांसपोर्ट होता है। फेरिंग्स में नीचे दो ओपनिंग पाई जाती है, एक ट्रैकिया की ओपनिंग पाई जाती है और एक ईसोफेगस। सामने की तरफ पहले ट्रैकिया होता है और पीछे की तरफ ईसोफेगस पाया जाता है। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ईसोफेगस इसका पार्ट है। ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विथ विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली। तो फेरिंग्स में नीचे और पीछे की तरफ ट्यूब जो खुलती है वो है ईसोफेगस। एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है। नेक से पास होते हुए जो ईसोफेगस है ये थोरैक्स से पास होता है, डायफ्राम को क्रॉस करते हुए एब्डोमेन में जाता है और एब्डोमेन में एक जे शेप का बैग पाया जाता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, जे शेप का बैग पाया जाता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। उसी स्टमक में ये ईसोफेगस ओपन हो जाता है। लेकिन जहां पर ये ओपन होता है वहां पर एक मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मस्कुलर स्फिंक्टर। मस्कुलर स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर दैट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इन द स्टमक। तो ये जो मैंने रेड स्पॉट्स यहाँ डायग्राम में बना रखे हैं यहाँ होते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर पाया जाता है जो ईसोफेगस से आने वाले फूड के फ्लो को कंट्रोल करता है। स्टमक की बात करें तो ये एक मस्कुलर बैग है जो जे शेप का पाया जाता है। यहाँ पर लिखा इट हैज 3 मेजर पार्ट, लेकिन एक्चुअली में इसके 4 मेजर पार्ट हो गए, तो यहाँ 3 को हम 4 कर सकते हैं। इट हैज 4 मेजर पार्ट। कौन कौन से? फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं बॉडी। तो स्टमक के 4 मेजर पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस। ईसोफेगस किस पार्ट में खुलता है? कार्डियक में। मेन नीचे चैम्बर जैसा पार्ट होता है बॉडी और सबसे टर्मिनल पार्ट यानी लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरस। पाइलोरस ही आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम से अटैच होता है। तो ये पाइलोरस और ये डुओडेनम, ठीक है। ये टर्मिनल पार्ट पाइलोरस और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डुओडेनम। तो 4 मेजर पार्ट हो गए, यहाँ 3 लिखा है, इसको 4 कर लो। कार्डियक पोर्शन ओपन्स इन विच ईसोफेगस, कार्डियक पोर्शन पाया जाता है जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है। फंडिक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक और चौथा पार्ट जो मैंने बताया बॉडी। तो ये 4 पार्ट हमारे स्टमक के पाए जाते हैं। पाइलोरस सबसे टर्मिनल पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट पाए जाते हैं, डुओडेनम, जेजेनम और इलियम। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है डुओडेनम जो कि सी शेप का है, ठीक है, सी शेप का पार्ट है। लॉन्ग कॉइल्ड एंड मिडिल पोर्शन जेजेनम इज हाईली कॉइल्ड इलियम। तो डुओडेनम के बाद एक लंबा पार्ट पाया जाता है, कॉइल्ड होता है, जिसे जेजेनम कहते हैं। मिडिल पोर्शन होता है और सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट जो है वो इलियम पाया जाता है। तो ये 1, 2 और 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पाए जाते हैं।
आगे फिजियोलॉजी में इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक की ओपनिंग यानी पाइलोरस और डुओडेनम के जंक्शन पे यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये गार्ड करता है फूड से इंटेस्टाइन में जाने, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने वाले फूड को, कि जब हमेशा ओपन नहीं रहता, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है पार्शली तो उसे इंटेस्टाइन में जाना हो तभी ये स्फिंक्टर खुलता है और स्टमक से फूड जो है वो डिस्चार्ज होके इंटेस्टाइन में जाता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर की इंपॉर्टेंस याद रख लेना कि कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम सबसे किनारे वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सीकम जो हमने लार्ज इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पार्ट देखा था, उस शुरुआती पार्ट में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हमारे इंटेस्टाइन के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं, कोई हार्म नहीं करते बल्कि बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यानी इन्हें हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन मिलता है, और ये जो फ्लोरा और फौना है हमें विटामिन B12, विटामिन, अगर हम लिखें तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्यों बेनिफिट है, तो ये विटामिन K सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन B2 सिंथेसाइज करते हैं। ये तीनों विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा K, उसके बाद B12, उससे कम B2, और तीनों की हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। विटामिन जो K है ये बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कराने में फंक्शन परफॉर्म करता है। विटामिन B12 जो है ये RBC प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और विटामिन B2 जो है ये नर्व कंडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीनों ही बड़े इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं, और तीनों ही विटामिन हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं, और इनको बनाते कौन है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं एक नाम दे दे रहा हूं, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका नाम है इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन पार्ट है इसके भी 3 छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के एंड की तरफ पाया जाता है रेक्टम, और रेक्टम की जो बाहरी ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं एनस। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी जो पाई जाती है। ठीक है, जिसमें हमने ईसोफेगस के बारे में डिस्कस किया, स्टमक के बारे में डिस्कस किया, ईसोफेगस और स्टमक के जॉइंट पर जो कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं उसे, उसके बारे में डिस्कस किया। स्टमक के 4 पार्ट्स, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस। जे शेप होता है स्टमक। पाइलोरस सबसे टर्मिनल पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो पाइलोरस और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनम है वहाँ पर भी स्फिंक्टर पाया जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक से जाने वाले फूड के फ्लो को कंट्रोल करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, फिर उनकी इम्पोर्टेंस, वहाँ सीकम में पाए जाने वाले सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और फिर कोलोन के बाद जो टर्मिनल पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, रेक्टम, और रेक्टम की जो ओपनिंग है जिसे हम कह रहे हैं एनस। ये एनाटॉमी है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। और अगर हिस्टोलॉजी यानी थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखें
जनरली अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को कहीं भी कट करेंगे यानी हम मान लो कि इंटेस्टाइन को कट कर दिया, ये जो कि स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये गट गट यानी एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पार्ट अगर हम कट करेंगे तो इसमें हमें 4 लेयर्स जो है इसकी वॉल में दिखाई देती है। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में 4 लेयर्स मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे बाहर की लेयर मिलती है सिरोसा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके अंदर होती है मस्कुलरिस म्यूकोजा, उसके अंदर होती है सब म्यूकोजा और सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोजा। सो अंदर से बाहर की तरफ अगर हम चलें तो सबसे अंदर जो खाली कैविटी है जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, उसके बाद जो लाइनिंग होती है वो म्यूकोजा लाइनिंग, म्यूकोजा, उसके बाहर सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाहर पाई जाती है मस्कुलरिस म्यूकोजा। और याद रखना इस पॉइंट को, 2-3 पॉइंट यहां पर आएंगे। मस्कुलरिस म्यूकोजा में मसल्स की 2 लेयर होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर मसल जो है अंदर की तरफ पाई जाती है, तो इसीलिए यहां पर लिखा है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये याद रखना, सर्कुलर मसल जो है अंदर की तरफ पाई जाती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल बाहर की तरफ पाई जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में ऐसा ही अरेंजमेंट मिलता है। यही अरेंजमेंट हमें ब्लड वेसल्स में भी मिलता है, जहां पर ये मस्कुलरिस म्यूकोजा पाया जाता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जहां तक स्टमक की बात है, ध्यान से सुनना, जहां तक स्टमक की बात है तो इन 2 मसल्स के अलावा एक और थर्ड मसल भी पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑब्लिक मसल। यहां पर लिखा है ऑब्लिक मसल में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। सम रीजन का मतलब ये किसकी बात कर रहा है? स्टमक। और ऑब्लिक मसल और केवल स्टमक में ही पाई जाती, याद रहेगा, और कहीं भी नहीं पाई जाती। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इन मसल्स की वजह से, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेकिन स्टमक में इसके साथ साथ एक ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है और ऑब्लिक मसल की वजह से वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना होकर वहां पर जो मूवमेंट होता है स्टमक के, उसे कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक, इसे कहा जाता है चर्निंग मूवमेंट। और ये चर्निंग मूवमेंट से फूड को क्रश करते हैं, क्रश फूड। बाकी जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है वहां पर मूवमेंट पाया जाता है, उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बोल सकते हैं कि स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता और बाकी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है कि अगर हम म्यूकोजा को देखेंगे, म्यूकोजा लेयर को देखेंगे, तो इसमें हमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो ल्यूमेन की तरफ है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विलाई। और इनफैक्ट ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनमें भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जा सकते हैं। तो और छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सपोज करो ये विलाई है और इसके ऊपर जो छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इन्हें माइक्रो विलाई कहा जाता है। ये आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं विलाई के, इनको अगर बड़ा करके देखेंगे तो इनमें माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? विलाई एंड माइक्रो विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल सरफेस एरिया ये बढ़ा देते हैं
और जिसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विलाई। सो दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैसे पाए जाते हैं ये यहाँ जरा हम अगले डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर। तो इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोजा। डुओडेनम में सबम्यूकोजा में ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, ये याद रखना। और ये केवल डुओडेनम में ही पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। और सब म्यूकोजा में पाए जाते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज म्यूकोजा। सबसे अंदर वाली लेयर जो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर बनाती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बनाती है, उसे म्यूकोजा कहते हैं। स्टमक में जो है विलाई नहीं पाए जाते। स्टमक में बड़े इर्रेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें रगे कहते हैं। याद रखना इस पॉइंट को। इन स्टमक लार्ज इर्रेगुलर फोल्ड्स आर प्रेजेंट नोन एज रगे। और वैसे ही फोल्ड छोटे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज विलाई। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में ये भी एक डिफरेंस हमें मिलता है कि स्टमक में एक तो ऑब्लिक मसल थी, यहाँ पर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल थी, वहाँ पर चर्निंग मूवमेंट, यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वहाँ पर इनर फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें रगे कहते हैं, और यहाँ पर जो इनर फोल्ड पाए जाते हैं उन्हें विलाई कहते हैं। Villi are supplied with a network of blood capillaries and large lymph vessel known as lacteal। तो ये याद रखना कि विलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो रेड और ब्लू दिख रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। रेड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली वेन है। लेकिन इनके बीच में हमें येलो कलर की लिम्फ वेसल भी दिख रही है, और लिम्फ वेसल जो पाई जाती है उसे लैक्टील कहते हैं। याद इसलिए रहे कि फैट का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टील में होता है और बाकी सभी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैपिलरीज में होता है। इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को डिफरेंशिएट किया गया है। ये आगे का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंस इसकी बताते हुए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ वेसल या लैक्टील में होगा, और बाकी सभी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड कैपिलरी में होता है। म्यूकोजल एपिथेलियम यानी म्यूकोजा की बात करें, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसमें कुछ कप लाइक, ये गॉबलेट लिखा है, कप लाइक सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। तो म्यूकस का एक इंपॉर्टेंस है कि वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंस और है कि हमारा जो स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, तो HCl हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज ना करे। तो स्टमक की वॉल के बाहर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, और म्यूकस के इधर अंदर HCl होता है, और ये म्यूकोजल लेयर होती है जिससे HCl का असर म्यूकोजल वॉल पर नहीं पड़ पाता। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl ऑन म्यूकोजल लाइनिंग, तो प्रिवेंट करता है म्यूकोजल डिटोरिएशन को। साथ ही एक और पॉइंट, जो ये विलाई है, विलाई के बेस पर हमें ये ग्लैंड्स दिख रही हैं। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुने। क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुने। सो क्रिप्ट इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन इज नोन एज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुने। और क्रिप्ट ऑफ लिबरकुने इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, और यहाँ पर ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस। ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यही बात है कि जो 4 लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और सिरोसा, ये चारों लेयर एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से मॉडिफाइड पाई जाती हैं, जहां पर ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हमने स्टमक में बताया, स्टमक में इनर में फोल्ड रगे पाया जाता है, स्टमक में जो है ऑब्लिक मसल पाई जाती है। तो वहाँ का
खास मॉडिफिकेशन है जो वहां हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो अभी हमने डायग्राम देखा था। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबमेंडिबुलर, ये इसी को बोला जाता है। और तीसरा है सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में 3 बड़े सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं वो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी पाए जाते हैं। लिवर की बात करें तो हेपेटिक लोब, यहां पर लिवर का डायग्राम तो नहीं बना है, लेकिन मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये लिवर का डायग्राम बना है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। राइट लोब से एक डक्ट आती है, लेफ्ट लोब से एक अलग डक्ट आती है। तो ये जो दोनों डक्ट आती हुई दिख रही है, डक्ट फ्रॉम लीवर, ये दोनों अलग अलग लोब से, एक लेफ्ट लोब से और एक राइट लोब से आ रही। इनको डक्ट फ्रॉम लीवर कहा जाता है। लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर एक ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिवर से बाइल आता है तो वो बाइल इसी गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। वो बाइल इसी गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और जब जरूरत होती है तब गॉल ब्लैडर से बाहर निकलता है। तो गॉल ब्लैडर से बाइल जिस डक्ट से बाहर निकलता है उस डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। ये नाम याद रखना, ये लिखा ना डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो लिवर से डक्ट आता है उसे कहते हैं हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों जुड़ जाते हैं तो बनता है कॉमन बाइल डक्ट। पैंक्रियाज से, ये एक मीजोक्राइन ग्लैंड है, पैंक्रियाज से जो डक्ट इनका सिक्रीशन लेकर बाहर आती है इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में जुड़ जाती हैं जिससे एक अगली डक्ट बनती है और उसे कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट याद रहेगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। डक्ट फ्रॉम लिवर, लिवर से आ रही है हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आ रही है सिस्टिक डक्ट। दोनों जुड़ जाती हैं, बनता है कॉमन बाइल डक्ट। पैंक्रियाज से आ रही है पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ जाते हैं तो बनता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट लिवर का और पैंक्रियाज का दोनों का सिक्रीशन लेकर डुओडेनम में ओपन होती, याद रहेगा। और जहां ये ओपन होती है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यहां पर भी ये लिखा है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यहां पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डुओडेनम में आने वाला या हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट से आने वाले सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, रिलीज को कंट्रोल करता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही डुओडेनम में रिलीज हो। So hepatic lobule are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords। ये इसका लिवर का इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि उसके अंदर बहुत सारे हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कॉर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और लिवर की एक थिन कवरिंग पाई जाती है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये थिन कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लिवर का काम होता है बाइल सिक्रेट करना, एंड बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स। लिवर से जो सिक्रेट होता है वो हेपेटिक डक्ट से होते हुए
गॉल ब्लैडर में जाता है और वहीं पर स्टोर होता है, और जब भी हमारे बॉडी में फूड की ज़रूरत होती है या फूड डाइजेस्ट होता है तो उसे डाइजेशन में जब भी बाइल की ज़रूरत होती है तो वो बाइल गॉल ब्लैडर से ही आता है। और किससे आता है? सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट से आएगा। हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर एंड फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट से जुड़ेगा, ये है हेपेटिक डक्ट, जुड़ के बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाएगी, पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ेगी और बनाएगी हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। सो द बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर in the duodenum as common hepatopancreatic duct which is guarded by a sphincter, और इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो अभी हम 3 स्फिंक्टर देख चुके हैं, एक ईसोफेगस स्टमक के बीच में, एक पाइलोरस और डोडेनम के बीच में, और एक यहाँ देख रहे हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में जो डोडेनम में ओपन हो रही है। इसके अलावा पेंक्रियाज पाया जाता है। पेंक्रियाज एक मीजोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। एंजाइम जिस पार्ट से बनाता है उसे एक्सोक्राइन कहते हैं, ये डक्टल पार्ट होता है, इसमें डक्ट पाई जाती है। हार्मोन जिस पार्ट से बनाता है उसे एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। इलोंगेटेड ऑर्गन है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड डुओडेनम। तो ये डुओडेनम के जो सी शेप डुओडेनम होता है उसके लिम्स के बीच में जो है पैंक्रियाज पाया जाता है, जो हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन की बात करें, पैंक्रियाज की बात हो रहा है। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है जो एंजाइम सिक्रीट करता है और पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें सिक्रीट एन अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो जो पैंक्रियाज है ये मीजोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है जो एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और ऐसी ग्लैंड को मीजोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन मेजरली 2 हार्मोन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं। दोनों ही पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो पैंक्रियास से बनते हैं। ये हो गया इंफॉर्मेशन किसके बारे में? पैंक्रियास के बारे में। आगे बढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन ऑफ फूड, वही यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैंने आपको पढ़ा है इसको आप रिवाइज करिएगा।